तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं और आज हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है संदूर मैंगनीज। संदूर मैंगनीज जो कि एक तरीके से मॉइल का कॉम्पिटिटर है कह सकते हैं। और देखा जाए तो ये स्टॉक में रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आई कि इसमें राइट इशू आया। ये भी आया कि मैंगनीज प्रोड्यूसर्स ने इंक्लूडिंग मॉइल ने अपने प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया है। इसके कॉम्पिटिटर ने प्राइजेस को रिड्यूस कर दिया है और बहुत सारे कारणों की वजह से जो है स्टॉक में जो है एक तरीके से अ, गिरावट भी आई है। पर अभी जितना मुझे इसको सारा इसके पहलुओं को देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टमेंट बेट लग रही है संदूर मैंगनीज। तो इसको दोस्तों एनालाइज करते हैं आज। तो सबसे आगे मेरे आगे इसकी जो है संदूर मैंगनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग रेशियो 4 है जो कि बहुत लो है। लेकिन ऐसा कहा जाता है वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज में कि 4 का पी यानी जब पी हद से ज्यादा कम हो तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि कंपनी ग्रो नहीं करना चाहती, इसलिए मार्केट उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। दूसरा, ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है। सस्ता सस्ता माल आपको पकड़वा कर जो है मार्केट आपको बेवकूफ भी बना सकती है। तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि कंपनी ग्रो तो कर रही है। देखो, 4 का पी है, ठीक है, पर हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि कंपनी ग्रो करना चाहती है या नहीं। कंपनी का ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है इसके कई सारे एविडेंस होते हैं। सबसे पहला, डिविडेंड पे आउट रेशियो कम हो जाता है। दूसरा दूसरा इसका एविडेंस ये है कि केपेक्स एक्सपांशन होता है। तीसरा, बोरोइंग्स कम होने लगती है। खैर ऐसा जो है अच्छे अच्छे जो है फाइनेंस के जानकार कहते हैं कि बोरोइंग ज्यादा होना भी एक है कि कंपनी ग्रोथ चाहती है। लेकिन जब बोरोइंग कम होना चाहती है तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने करंट कैश फ्लोज का ही इस्तेमाल करके खुद को ही इंटरनल रिटेन अर्निंग्स से ही फाइनेंस करके ग्रो करना चाहती है। और उसकी ग्रोथ की जो अक्सर ऐसे केसेस में उसकी ग्रोथ का जो मेजर रीजन होता है वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है क्योंकि डेट कम हो जाती है। और बहुत सारे कारण है। लेवरेज जब बंदा लेता है तब उसकी अर्निंग की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन संदूर मैंगनीज में इसके चांसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये इंटरनल फाइनेंसिंग से ऐसा कर रही है। तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ये 3 फैक्टर हैं संदूर मैंगनीज में। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये एक वैल्यू ट्रैप नहीं है और मार्केट 4 का पी देके इसे जो है बहुत अंडर वैल्यूड कर रही है और हमें इस अंडर वैल्यूड स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी नजर जो है डिविडेंड पे आउट पे जानी चाहिए। डिविडेंड पे आउट का क्या, डिविडेंड पे आउट जो है इसका पिछले साल 6% था, अब 1% है। तो ये एक पहला एविडेंस है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कम जा रहा है। 100 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ तो अब मैं पिछले साल तक मैं 6 रुपए ही शेयर होल्डर को देता था और इस साल मैं सिर्फ 1 रुपए दे रहा हूँ। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो तो यकीनन कम हुआ है और ये एक पहली निशानी है कि कंपनी ग्रो करना चाहती है। दूसरा, केपेक्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आपको कोई राइज लग रहा है, फॉल लग रहा है? देखिए, आप देखिए पिछले साल तक इसके फिक्स्ड एसेट्स जो थे वो 808 थे, अभी 844 है, 844 है। बोरोइंग्स बोरोइंग्स तीसरी निशानी थी कि बोरोइंग्स भी कम हो रही है। पिछले साल इसका 364 की बोरोइंग्स थी, अभी 310 है। तो 3 साल के लो पे है इसकी बोरोइंग। वैसे देखा जाए तो ये नेचुरली लो डेट कंपनी ही है, पर इसने 2020 में एक बहुत बड़ा लोन लिया था, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे थोड़ा इसमें आने के लिए थोड़ा एनकरेज कर रही है। लेकिन हम जब देखो मार्केट में दो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज है। एक मेथोडोलॉजी कहती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी कैसी है बस वो बताना है। इससे नहीं बता भाई कंपनी के कॉम्पिटिटर्स अच्छे हैं तो ये कंपनी बुरी है, ऐसा नहीं। रिलेटिव वैल्यूएशन नहीं करना। इंट्रिंसिक वैल्यू और रिलेटिव वैल्यूएशन एकदम अलग अलग मेथोडोलॉजी। लेकिन अगर रिलेटिव वैल्यूएशन देखा जाए तो मॉइल इसका सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर कह सकते हैं और मॉइल का पीई संदूर से ज्यादा है। यानी पी के टर्म्स में देखा जाए तो मॉइल अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू।
और आप कहेंगे पी अच्छा मेजर नहीं है, तो इस मोइल का आरओसीई भी संदूर से कम। एक तो महंगा है, ऊपर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी संदूर से कम। तो रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से भी संदूर मैंगनीज मोइल को टक्कर दे रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू, खैर इंट्रिंसिक वैल्यू में घंटे चले जाते हैं, इतना डिटेल में जा नहीं सकते, पर अगर ऊपर ऊपर से ये सारे लक्षण लग रहे हैं कि इसमें एक जो है अब आप एक, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो उस पर और चर्चा थोड़ी कंटिन्यू करते हैं। करंटली ये कंपनी जो है राइट इशू लाई है अपना। और राइट इशू में क्या होता है दोस्तों के, पास्ट के राइट इश्यूज अगर हम, व्हाट इज राइट इशू, शेयर करंट शेयर होल्डर्स को हम सस्ते भाव पे शेयर को दे रहे हैं, आईपीओ लाने की बजाय करंट शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं। अब होता क्या है, हिस्ट्री ऑफ राइट इश्यूज मैं देख रहा हूँ, मैं किसी चीज पे कोई राइट इशू सही है या गलत है इस पे बात नहीं कर रहा। अगर मैं शेयर बाजार की हिस्ट्री ऑफ राइट इश्यूज देखूं तो स्टार्टिंग में प्राइस गिरता ही है, प्राइस में एक थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद अगर आप उसको देखेंगे उस शेयर को, तो वो कहीं का कहीं चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। इसका एक साक्षात प्रमाण है सोम डिस्टिलरी, भारतीय एयरटेल, और मैं कई सारी लिस्ट है बता सकता हूँ कि कंपनी जो है स्टार्टिंग में गिरती है और फिर ऊपर जाती है। सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में स्पेक्युलेटर को लगता है भाई जो कंपनी मुझे राइट इशू में सस्ते भाव पे मिलने वाली है, मैं उसे अभी मार्केट रेट पे क्यों लूं, तो लोग सेल करने लगते हैं और राइट इशू में अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक वन ऑफ द कारण है कि राइट इशू के बाद एक जो है शेयर में जो है एक गिरावट आती है, और फिर वो चढ़ता है क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल आ जाती है, शेयर होल्डर्स का एक भरोसा बढ़ता है कि भाई उनकी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होती है, बड़े पोर्शन से बाहर वाले नहीं आ जाते। अब मॉइल में, अब एज ए मैंगनीज को देखा जाए जो कि इसका प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैंगनीज एक सीधी सी मेटल की इंडस्ट्री में आता है, और जब भी रेट कट की साइकिल आती है, मेटल सबसे, रेट हाइक की साइकिल आती है तो मेटल सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि मेटल एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को लेने के लिए ज्यादातर लोगों को जो है लोन लेना पड़ता है, लेकिन लोन लेने की जो कीमत है, इंटरेस्ट रेट ही हाइक हो गया है, तो सारे मेटल्स की जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम होने लगता है, और धीरे धीरे जो है मेटल्स ठंडे पड़ने लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑलरेडी मैंगनीज में हो चुकी है, जो कि सारे मेटल में ऑलमोस्ट बाकी है, लेकिन मैंगनीज में ये सब पहले ही हो चुका है। जो जो हम सोच रहे हैं इसका डर है, वो मैंगनीज में ऑलरेडी करेक्शन आ गया है। तो मैंगनीज एज अ प्रोडक्ट भी मेरा जितना स्टडी कहती है चलने वाला है, मैंगनीज चलेगा चलेगा एज अ प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा मेटल में सबसे ज्यादा आगे वही रहना चाहिए, ये मेरी एक सोच है। ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं टोटल करूं, तो संदूर मैंगनीज जो है वो अच्छा नजर आता है इस इंडस्ट्री में, पर अच्छा नजर आता है लेकिन क्या भाव सही है? अच्छी चीज को कोई भी भाव पे थोड़ी ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा चार्ट, भाव सही निकालने के लिए वैल्यूएशन करना पड़ता है, मुझे पता है, लेकिन अभी समय इतना नहीं है हमारे पास कि हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करने बैठे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर आपको भी पता है कि रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें एक एसआईपी जरूर कर सकते हैं। एसआईपी यानी कि 800 से लेके 600 में हमें हर महीने इसके इसमें डालने हैं 3000 रुपए। तो हर महीने आपको कितने डालने हैं? 3000 रुपए, 800 से लेके 600 में, और आप मान लेते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 700 रुपए होगी। और इसका जो टारगेट है दोस्तों, वो जहां से ये गिरा है उतना तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, राइट इशू के मोमेंट से ही गिरा है ज्यादा, आप समझ रहे हैं बात। सो कम से कम 1200 तो जाएगा। अगर 700 की एवरेज कॉस्ट है और ये 1200 जाएगा, तो कितना रिटर्न बनता है? 500 रुपए का रिटर्न बनता है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो कह सकता हूं कि मोर देन 50 टू लगभग 50-70% रिटर्न तो बनता ही है मेरे ख्याल से। 70% रिटर्न ये कब होगा? जितनी मेरी गणित है, ये मैक्स टू मैक्सिमम अगले साल के
सितंबर तक ये चीज हो जाएगी ये चीज अगले साल के सितंबर तक ये चीज हो जानी चाहिए, 1200 का भाव आ जाना चाहिए, मेरी सोच है। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 700 की एवरेज कॉस्ट है, टारगेट 1200 का, तो स्टॉप लॉस कितना होगा आप लगा लीजिए। आप स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 500 रुपए रख दीजिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो 500 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं लिख देता हूं संदूर मैंगनीज में हर महीने जो है आपको 3000 इन्वेस्ट करना है और कोशिश करनी है कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 700 हो जाए, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न थोड़ा बेरिश लग रहा है। टारगेट इसका रखना है 1200 रुपए और स्टॉप लॉस इसका रखना है 500 रुपए। हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कोई नो डाउट। और आप लोग को अगर बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको बहुत, जितना टारगेट है आपका उतना आप स्टॉप लॉस लगा दो, यानी 200 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो आप। मेरे को लग रहा है कि अगर आप अपनी एवरेज कॉस्ट को 700 किसी भी तरीके से ले आओगे एक्यूमुलेट कर करके हर महीने 3000 3000, तो बहुत अच्छा है।